अब ठीक है। अब ये जो चार्ट आपके सामने है ये US 30 का चार्ट है। और अगर इसका पूरा नाम है डो जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज इंडेक्स है। इस इंडेक्स के मुताबिक आप देखिए तो इस इंडेक्स में भी डिप्लीट हो रहा है इंडेक्स भी। अगर आप इसको गौर से देखें तो यहाँ पे भी डाउन ट्रेंड चल रहा है। और कितना अगर मैं इसकी प्राइस रेंज को लेके चलूँ तो ये देखिए ये भी तकरीबन 15 सॉरी तकरीबन 12% तक ये भी डिप में आ गया है। अब ये बताता क्या है, ये जो टॉप 20 30 कंपनीज हैं ऑल अराउंड द ग्लोब, स्पेशली जो नेस्डेक में लिस्टेड हैं, ये उनका चार्ट है, उनका डेटा। और ये भी डिप्लीट कर रहा है। फिर उसके बाद हम S&P में चलते हैं। अब S&P क्या होता है, ये नेस्डेक का 500 कंपनीज का चार्ट है। जो अमेरिका में 500 के करीब जो कंपनीज लिस्टेड हैं उनका चार्ट है। अभी $4123 के ऊपर ये मार्केट का इंडेक्स आया हुआ है, जिसमें 500 कंपनीज है, उनका एवरेज इंडेक्स निकाला हुआ है, एवरेज प्राइस निकाली हुई है उनके मार्केट कैपिटलाइजेशन की, और उस हिसाब से इसको यहाँ पे फॉर्म फॉर किया गया। ये कहाँ से नीचे आया, $4793.50 से ये डाउनवर्ड ट्रेंड में आ गया, यानी कि इसने रिट्रेसमेंट ली है। और दिस इज द सेम नहीं, ये डिफरेंट है। ये 500 है, नहीं फोर्ब्स फॉर्चून के से कोई काम नहीं है यार। It's not about Fortune 500. It's about the companies which are the listed in the Nasdaq, American stock market. उसको S&P कहा जाता है, S&P। और ये 500 कंपनीज का डेटा है तकरीबन, उसका इंडेक्स लिख के इन्होंने एवरेज आउट किया हुआ है। अब ये कितने परसेंट डाउन ट्रेंड पे है तो ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये भी तकरीबन 15% डाउन ट्रेंड पे है, 15% ये भी रिट्रेसमेंट ले रहा है। सर यू कैन गिव एग्जांपल ऑफ द बिगनिंग। यार टेस्ला की बात कर लो, एप्पल की बात कर लो, उसके बाद ये क्या कहते हैं इसको, गूगल की बात कर लो। मैं आपको एप्पल का दिखा देता हूँ यहाँ पे। ये आ गया एप्पल इनकॉर्पोरेशन। तो इसके शेयर में भी, इस एप्पल के शेयर में भी, ये वीकली कैंडल का चार्ट है आपके सामने, वीकली चार्ट है, इसमें भी डाउनवर्ड ट्रेंड आया हुआ है। ये इसका ऑल टाइम हाई है तकरीबन एप्पल का। और उसके बाद से ये भी रिट्रेसमेंट ले रहा है, तकरीबन 15% ये भी गिरा है, तकरीबन 15%। अच्छा S&P 15% से ज्यादा गिरा है, लेकिन जो एप्पल है वो 14.99%, यानी कि 15% के करीब करीब तकरीबन नीचे आया है। ये उसका बीटा फैक्टर होता है, जिसकी वजह से कोई कॉइन या कोई शेयर या कोई स्टॉक या कोई ऑप्शन कम गिरता है या ज्यादा गिरता है, ये उसके बीटा फैक्टर की वजह से होता है। और इससे कोई और इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। बीटा फैक्टर क्या होता है, बीटा फैक्टर भी मैं फिर कभी समझाऊंगा, वो वैसे भी आप लोगों के लिए कोई इतना इंपॉर्टेंस नहीं रखता। फिर उसके बाद अगर गोल्ड की बात करते हैं, तो लास्ट सेशन जब हुआ था गोल्ड का, उसमें भी मैंने आपको बताया था कि इस टाइम हर चीज गिरी हुई है। सर अभी एंट्री ओपन है फ्यूचर में, $5 से $6 लॉस है, लॉस बुक कर लेना चाहिए या मजीद डिप का वेट करना चाहिए? अगर तो अक्यूमुलेट कर सकते हो तो $5 6 का लॉस कुछ भी नहीं होता। अक्यूमुलेट कर लेना, अपनी पोजीशन को DCA कर लेना। और अगर DCA नहीं कर सकते तो फिर बुक कर लो लॉस। क्योंकि अभी मार्केट के जो हालात है मुझे खुद नहीं पता ये कहाँ जाए। एनालिसिस करने के लिए ही तो आप भाई बच्चों को यहाँ पे इकट्ठा किया सबको। ये थोड़ा सा मेरा चार्ट मैंने बनाया हुआ था इसको। और ये गोल्ड का चार्ट है आपके सामने। खैर अभी जो गोल्ड सब भाई सब कर क्या रहे हैं, गोल्ड भाई साहब भी एक किस्म के ट्रैप में स्टक हो गए हैं। ये वाला एरिया जो है, ये उसका ट्रैप है जिसमें वो स्टक हो चुका हुआ है, इससे बाहर नहीं निकल पा रहा। ना वो अपवर्ड ट्रेंड में है, ना ही वो डाउनवर्ड ट्रेंड में है। लेकिन एक चीज नोट कीजिए आप, 2 मंथली कैंडल जो इसकी हैं तकरीबन वो रेड में क्लोज होने जा रही है। एक तो रेड कैंडल क्लोज हुई जो लास्ट मंथ की थी, अप्रैल की। अब अगर मई की बात की जाए, अभी 23 डेज हैं इसमें से क्लोज होने में, लेकिन वो भी एक रेड कैंडल बना रहा है। ये अजीब सी हैमर हुई हुई है, डोजी भी नहीं है, ये पता नहीं किस किस्म की कैंडल बनाएगा अभी तो। पैर स्क्वीज हुई है, यहाँ से इसको सपोर्ट मिली है, इस एरिया से सपोर्ट मिली है, क्योंकि यहाँ पे ये आपको जो कैंडल का साइज नजर आ रहा है, यहाँ से रिट्रेसमेंट हुई थी, यहाँ पे एक सपोर्ट बन चुका हुआ था, क्योंकि ये जब टूटा था रेजिस्टेंस, ये वाला रेजिस्टेंस जब टूटा था तो वो सपोर्ट का काम करता है। तो एग्जैक्टली उसको इसी एरिया से सपोर्ट मिली हुई है। लेकिन गोल्ड की जो अच्छी सपोर्ट बन रही है, जिसके ऊपर अगर आप लोग फ्यूचर में गोल्ड बाय कर सकते हो, तो वो ये एरिया है। और ये कितना नीचे है, एरिया को ज्यादा नीचे नहीं है, बज़ाहिर आपको लग रहा है बहुत नीचे है, तकरीबन 20%। तकरीबन 20% से नीचे एक अच्छी सॉलिड गोल्ड की सपोर्ट है, जिसको आप लोगों को खरीदना चाहिए। अब आप पर डिपेंड करता है आप कैसे खरीदते हैं।
अब इतनी चीजों के बाद मैं आपको दोबारा से बिटकॉइन पे लेके चलता हूँ, और जो आज हमारे हालात नासाज बेयारो मददगार हुए पड़े हैं। ये चार्ट मैंने आपसे शेयर किया था प्रीमियम चैनल पे। अब ये कर क्या रहा है, गोल्ड भाई साहब क्या कर रहे हैं, गोल्ड भाई सॉरी बीटीसी भाई साहब क्या कर रहे हैं। मैं इसको वापस से मंथ वीकली कैंडल में लेके चलता हूँ, वीकली टाइम फ्रेम में, और जरा गौर से इसको समझने की कोशिश कीजिएगा कि ये बिटकॉइन कर क्या रहा है। अगर आप एक चीज नोट करें ना, तो पिछले एक हफ्ता, 2 हफ्ता, 3 हफ्ता, 4 हफ्ता, 5 हफ्ता और ये छठा हफ्ता, पिछले मुसलसल 6 वीक से ये रेड कैंडल क्लोज कर रहा है। और इसके ये देखिएगा, ये एरिया, ये एरिया, ये एरिया, ये एरिया और ये लोअर लोज बनाता जा रहा है, लोअर लोज बनाता जा रहा है। हर कैंडल दूसरी कैंडल से नीचे क्लोज हो रही है। जहां पे पहले वाली कैंडल क्लोज होती है, उसके अगले वाली कैंडल उससे भी नीचे क्लोज होती है, और ये लोअर लोज बना रहा है, जो कि अच्छी बात नहीं होती है, बेयर ट्रैप की बात होती है, इसको बेयर ट्रैप कहा जाता है, जो कि बिल्कुल एक गैर मुनासिब सी चीज है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और ये गिर रिट्रेसमेंट कहाँ से दे रहा है, मैंने आप लोगों से चार्ट शेयर किया था, अगर आप लोगों को याद हो 48,000 के ऊपर। वो चार्ट मैंने अभी रिमूव कर दिया क्योंकि मुझे नया चार्ट बनाने की जरूरत है आप लोगों के लिए। 48,000 के ऊपर मैंने हैवी रिट्रेसमेंट दिखाई थी, यूसी बैंड को टच करके वापस से रिट्रेसमेंट ले रहा था, और मुझे उम्मीद थी ये 44K तक रहेगा। लेकिन ये भाई साहब तो चले गए 34K तक, जो कि मेरी एक्सपेक्टेशन से बहुत ही नीचे का काम हो गया। अब आपको एक और इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ यहाँ पे। इलॉन मस्क, अब सब लोगों को पता है, उसने बिटकॉइन में इन्वेस्टमेंट करी हुई है। इलॉन मस्क की जो एवरेज प्राइस है वो तकरीबन 31,000 से 32,000 के दरमियान में है। फिर इसी तरह अगर आप लोगों से बात की जाए, तो आप लोगों को पता है माइक्रो स्ट्रेटेजी, ये दुनिया का एक हेज फंड है, बैंक है एक, और सबसे ज्यादा बिटकॉइन होल्ड करने वाली कंपनी है, ये दुनिया की सबसे बड़ी बिटकॉइन होल्ड करने वाली कंपनी है। इसकी जो एवरेज प्राइस है माइक्रो स्ट्रेटेजी की, जिसका सीईओ माइकल सैलर है, उनकी जो एवरेज प्राइस है तकरीबन तकरीबन 30,000 के करीब है, 29,000 से 30,000 के करीब है। अब सपोज करते हैं बिटकॉइन चला गया 29,000 पे, या जिस तरह आप लोग फरमा रहे हैं कि वो 15,000 पे जाएगा, तो 125x लेंगे आप लोग, $10 या $8 लगाकर। तो आप लोगों ने कभी ये सोचा है, जो दुनिया के इतने बड़े हेज फंड्स हैं, जो जायंट्स हैं, जो इस मार्केट को मैनिपुलेट करते हैं, अपने इशारों पे नचाते हैं, उनको कितना सवेर लॉस होगा। ये तो उनका ब्रेक इवन पे भी नहीं आएगा, और उन्होंने ये पैसा कौन सा अपना डाला हुआ है सारा, ये पैसा तो इन्वेस्टर्स का है, जिनको उन्होंने कमा के देना होता है। तो इनको तो बड़े हैवी किस्म के लॉसेस हो जाएंगे अगर वो ये वाला कोई भाई साहब काम कर देते हैं। तो मुझे मुझे ऐसी गट फीलिंग आती है कि बिटकॉइन यहीं से रिट्रेसमेंट ले लेगा। मैक्सिमम वो 32 के बैंड तक जा सकता है, इस बैंड तक 32,724, जो मेरी गट फीलिंग है, इससे नीचे नहीं जाना चाहिए। अब आपको मैं यहीं पे कोशिश सिखाता हूँ। मैं ईएमए ऑन करता हूँ। अब आप एक ईएमए देखें, 100 वीकली ईएमए हमारा स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट हुआ करता था। जब जब बिटकॉइन इसके ऊपर आया, जब जब बिटकॉइन आया इसके ऊपर, तब तब ये बाउंस बैक कर गया। जैसे जैसे इसके ऊपर आता है ये बाउंस बैक करता है। इस एरिया में भी ये तो 50 वीकली ईएमए के सपोर्ट ही मिल गया था इसको, जो कि हमारा लास्ट बेयर रन चला था। लेकिन अभी का देखिए बड़ा संगीन काम हो गया। ये जो मई लास्ट ईयर में, आप में से मुझे नहीं पता कितने लोग थे उस जोन में जब ये बिटकॉइन ऑल टाइम हाई करके दोबारा से डिप्लीट होता है। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 हफ्ते के लिए बिटकॉइन स्टक हो गया था। अब सेम ऐसा ही ट्रेंड जो आप यहाँ पे देख रहे हैं, आपको यहाँ पे भी देखने को मिल रहा है, ये एरिया में सेम सेम सेम, जो कि बिटकॉइन स्टक है। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, बिटकॉइन ने अच्छा खासा यहाँ से बूम किया, और उसके बाद नेक्स्ट ऑल टाइम हाई बना लिया। अभी बिटकॉइन का क्या हुआ, अभी बिटकॉइन सेम उसी जर्नी को पूरा करता है, जैसा कि यहाँ पे पैटर्न बन रहा है, इस एरिया में पैटर्न बन रहा है, सेम इस एरिया में भी पैटर्न बना रहा है। लेकिन उसके बाद से यहाँ पे जाके इसकी कमर टूट गई, यहाँ पे जाता है और ड्रम से नीचे गिरता है। ये अनएक्सपेक्टेड था सबके लिए, कोई ऐसा नहीं सोच रहा था। अब इसके पीछे क्या अवामिल है, इसके पीछे एक तो यूक्रेन की वॉर है, रशिया की। सर मंथ की कैंडल में भी पैटर्न सेम बन रहा, विद रिस्पेक्ट टू पास बिल्कुल बन रहा है। लेकिन मैं आपको ये नहीं कह सकता कि ये बूम बूम होने लगे, ये कह ही नहीं सकता, क्योंकि हो रहा है ये सब कुछ जो कि होना चाहिए था। अगर पास्ट ट्रेंड को ये फॉलो करता है, तो यहाँ से इसको रिट्रेसमेंट लेके रैली ले लेनी चाहिए थी, यहाँ से बिटकॉइन को अच्छी खासी पंप मारना चाहिए था।
लेकिन वो अच्छा खासा पंप किया, वो तो नीचे की तरफ आ गया। तो चलो यूक्रेन का तो मसला समझ में आ गया हम लोगों को कि भाई यूक्रेन की चीज है, वो हो सकता है। लेकिन द थिंग इज कि ये जो एक अब तो सीज फायर हो गया, यूक्रेन और रशिया एक दूसरे के साथ बैकआउट कर गए हैं, बस कुछ एक दो मुआहदे रह गए हैं, वो भी पूरे हो जाएंगे उनके, फिर तो खली वली हो गया। अब उसके बाद आईएमएफ ने एक नई चीज करना स्टार्ट कर दी है। आईएमएफ क्या कर रहा है? आईएमएफ जिस जिस कंट्री को बेल आउट पैकेज दे रहा है, अब ये बेल आउट पैकेज क्या चीज होती है? यूं समझ लो कंट्री बैंकरप्ट होने जा रही है और आई कैप कह रहे हो, आईएमएफ उसको बेल आउट पैकेज दे रहा है। अब ये कंट्री बैंकरप्ट कैसे होती है? कंट्री बैंकरप्ट ऐसे होती है जब उसका करंट जीडीपी इतना रेवेन्यू जनरेट ना कर पाए, इतने टैक्स जनरेट ना करके गवर्नमेंट को दे पाए, जिससे अगले साल गवर्नमेंट देख सके कि हमारा कारोबार चलेगा या नहीं चलेगा। सवेयर बजट डेफिसिट हो रहा हो, सवेयर बैलेंस ऑफ पेमेंट एडवर्स आ रहा हो, सरप्लस की बजाय एडवर्स हो रहा हो, करंट अकाउंट डेफिसिट हो रहा हो और वो काफी ज्यादा हो, और उसके फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व डिप्लीट कर रहे हो। अब ऐसी सूरत हाल में आईएमएफ आता है, मार्केट में कूदता है और वो बेल आउट पैकेज अनाउंस करता है उस कंट्री के लिए। जैसा कि अगर आप लोग किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करते हैं तो आप लोगों को पता होगा, अभी हमारा जो पाकिस्तानी है मिफ्ता इस्माइल आईएमएफ वालों से भी मीटिंग करके आया, तो 8 पॉइंट समथिंग बिलियन डॉलर का इनको पैकेज मिलने जा रहा है, जो कि बेल आउट पैकेज है। सर जैसा श्रीलंका का है, नहीं श्रीलंका तो बैंकरप्ट हो गया ना यार, वो तो बेचारा गया। खैर, अब देखिए मैं आपको सिनेरियो समझाता हूँ, अगर आप लोगों को सिनेरियो समझ में आ गया तो वेल एंड गुड है यार। तो अब हुआ क्या? अब ये गए भाई साहब वहां पे, और 8.8 बिलियन डॉलर के करीब करीब, या 8 बिलियन डॉलर लगा लो आप, जाके लोन ले आए। अब ये लोन ला के लोन बेल आउट पैकेज लेके आए। अब आईएमएफ ने क्या किया, उसने नई प्रोविजन को अमेंड कर लिया। अब वो क्या कर रहे हैं, जिस भी कंट्री को बेल आउट दे रहे हैं ना, उस कंट्री के ऊपर ये कह रहे हैं कि तुम क्रैकडाउन करो बिटकॉइन के ऊपर। अगर तुम क्रिप्टो करेंसी में ट्रेड करते हैं, तुम्हारे लोकल एरिया के लोग, तुम्हारे रेजिडेंट, तुम्हारे इनहेबिटेंट, अगर तो ट्रेड करते हैं क्रिप्टो करेंसी में, तो उसको लीगल, जो उसका स्टेटस तुमने उसको लीगलाइज किया, उससे हटा लो। ये क्रैकडाउन मेरी समझ में नहीं आ रहा कि आईएमएफ ऐसा खतरनाक क्यों एक सिचुएशन क्रिएट कर रहा है, जिसकी वजह से जो कुछ कंट्रीज हैं जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में भी कंसिडर होती हैं, उन्होंने क्रिप्टो करेंसी की अडॉप्शन को थोड़ा सा स्लो डाउन कर दिया, जो कि एक बड़ी गैर मुनासिब सी बात है, जिसकी वजह से आपको नजर आएगा कि 20 वीकली ईएमए, 50 वीकली ईएमए, 200 वीकली ईएमए अभी तक नहीं टूटा था। भाई साहब 100 वीकली ईएमए अभी तक नहीं टूटा था, वो इस हफ्ते टूट गया। ये बड़ी खतरनाक बात है। 100 वीकली ईएमए पहले कभी नहीं टूटा था। ये जितनी रैलीज आई हैं, आप जरा ये नोट डाउन कीजिएगा कि मैं आपको दिखा रहा हूँ, सिर्फ ये एक दफा टूटा। और ये कब टूटे? ये एरिया देखिएगा, ये वाला एरिया जहाँ पे कर्सर है, ये मार्च के महीने में टूटा हुआ है सर, और उसके बाद से रिट्रेसमेंट ले ली इसने। सर एक तरफ आईएमएफ बैन कर रहा है बीटीसी, दूसरी तरफ आईएमएफ, सॉरी, मिफ्ता इस्माइल को ये कह रहा है कि इट कैन जनरेट रेवेन्यू ऑफ 100 बिलियन इन पाकिस्तान, जिसमें मिफ्ता ने कहा आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट क्रिप्टो करेंसी। सर आई थिंक ये आर्टिफिशियल मार्केट बना रहा है। यार कौन आर्टिफिशियल मार्केट बना रहा है? मुझे दोबारा इस क्वेश्चन को पुटअप करें। और देखो यार उसामा, मैं आपको सच बात बताऊं, आईएमएफ हाँ बना रहा है आर्टिफिशियल मार्केट, नो डाउट आईएमएफ करता ही है। उसामा, मैं आपको एक मजे की बात बताऊं यार, जो हमारी करंट पॉलिटिकल सेटअप है ना यार, इनको क्रिप्टो करेंसी का और इनको इकोनॉमी रन करने का कुछ भी आइडिया नहीं है। यकीन करो, इनको कुछ भी आइडिया नहीं है। बड़ी सिंपल सी बात रही है, जो पुरानी गवर्नमेंट थी, उससे पुरानी गवर्नमेंट थी, उससे पुरानी गवर्नमेंट थी, जो पीपी की थी, जो पीटीआई की थी, या जो भी करंट है नवाज शरीफ लोगों की, या उससे पहले नवाज शरीफ लोगों की थी, ये करते क्या है? मोस्टली लोग इसमें से ये करते ही हैं, आईएमएफ से बेल आउट पैकेज लेते हैं, पाकिस्तान में सस्ती चीजें बेचते हैं, सब्सिडियां दे देके आवाम खुश रहती है। अभी इन्होंने 1100 रुपए वाला पता नहीं कितने का आटे का बुरा था, वो इन्होंने 800 पे कर दिया। ये सब्सिडी दे दी है इन्होंने, इनको सब्सिडी नहीं देनी चाहिए। भाई सब्सिडी कितनी देर तक चलाओगे? 8 बिलियन डॉलर के ऊपर जब इंटरेस्ट आएगी ना, जब उसके इंटरेस्ट पेमेंट्स को पे करना पड़ेगा, तो लग पता जाएगा। और वो कैसे आएगा? वो फर्दर टैक्सेस लगाएंगे। और वो टैक्सेस कौन सा लगाएंगे? शाहजहां, जो आपने लिखा है मैं इसको खैर बोल नहीं सकता, बिल्कुल आप सच कह रहे हो। ये आईएमएफ नहीं कर रहा मेरी जान, ये हमारे लोकल लोग कर रहे हैं। ठीक है ना? वो फिर अब मैं किसी को तो समझा नहीं सकता ना, मेरे अपने दोस्त मुझे गालियां निकालेंगे अगर मैं किसी की साइड लूँ यहाँ पे, तो खैर मैं उसकी बात नहीं कर रहा। बहरहाल
एक डर्टी आउट प्ले हो रहा है, प्ले आउट किया जा रहा है। कभी भी जब भी बात याद रखिएगा, आईएमएफ पाकिस्तान को बेल आउट दे रहा होगा, आईएमएफ पाकिस्तान को क्या कहते हैं उसको फाइनेंशियल इंजेक्शन कर रहा होगा, इसका आने वाले 4 से 5 साल में महंगाई सवेयर होने का इम्कान है। ये बात पहले बांध के रखिएगा। जब भी आईएमएफ पाकिस्तान को लोन दे रहा होगा, आप यूं समझ लें कि इन्फ्लेशन रेट डबल होने वाला है इन नियर फ्यूचर आफ्टर 4 to 5 years। ये माइंड में रख लो इसको बिठा के। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है जी? नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ यू वर गिवन द अपॉर्चुनिटी टू फिक्स पाकिस्तान करंट इकोनॉमिक सिचुएशन विद क्रिप्टो, हाउ वुड यू हेल्प इट? नहीं, ऐसे नहीं, मैं क्रिप्टो से इसको नहीं करूंगा, क्योंकि क्रिप्टो अगर अलाउ करते हैं ना फुल फ्लेज एक लार्जर जोन के ऊपर, लार्जर उसके पैराडाइम के ऊपर, तो हमारे यहाँ पे मनी लॉन्ड्रिंग बहुत ज्यादा स्टार्ट हो जानी है। पाकिस्तानियों ने मनी लॉन्ड्रिंग करनी है। इफ यू आर अपॉइंटेड एज इकोनॉमिक एडवाइजर, नहीं यार, ये मनी लॉन्ड्रिंग बहुत ज्यादा होगी। हम लोग इसको इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए यूज नहीं करेंगे, इसको मनी लॉन्डर करेंगे। सर वो तो पहले ही होती है, लेकिन इतनी ज्यादा नहीं होती ना, कुछ रिस्ट्रिक्शन होती है, अभी भी स्टिल रिस्ट्रिक्शन है, लेकिन मनी लॉन्ड्रिंग बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। और खैर मैं क्रिप्टो का इतना एक्सपर्ट तो हूँ नहीं यार, मुझे कोई ब्लॉकचेन का इतना पता तो है नहीं, छोटी मोटी ट्रेड आती है। अगर गवर्नमेंट इकोनॉमिक पॉलिसी बनानी होगी तो सबसे पहले इकोनॉमिक पॉलिसी में भाई साहब जो सबसे ऊपर असूल आते हैं वो होते हैं कि पे स्केल्स को कम करना। जितने गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, जितने जजेस हैं, जितनी आर्मी के टॉप टायर्स हैं, जितने भी ब्यूरोक्रेसी है, इन सब की जो 17 ग्रेड और उससे टिल 22 सेकंड ग्रेड तक है, इनकी जितनी मराद वगैरह सब कट डाउन कर दीजिए। ये सबसे पहला असूल होता है। फिर उसके बाद नंबर 2 क्या होता है? नंबर 2 ये होता है कि जो अनएम्प्लॉयमेंट है उसको कंट्रोल करना है आप लोगों ने। वो कैसे कंट्रोल करना है? कि यहाँ पे लोकल जो मैन्युफैक्चरर है उसको सपोर्ट करना है, इंपोर्टर को डिस्करेज करना है। अब पाकिस्तान का सारा काम ही इंपोर्टर चलाते हैं, तो इंपोर्टर को डिस्करेज करेंगे, इंपोर्टर सड़कों पे निकल आएगा। और जो पाकिस्तान का लोकल मैन्युफैक्चरर है वो 2 नंबर चीजें बनाना बंद नहीं करेगा। तो भाई पॉलिटिकल हालात, इकोनॉमिकल हालात ऐसे स्टेबल नहीं होते हैं किसी एक बंदे के आने से, कभी भी स्टेबल नहीं होते हैं। यहाँ पे मराद खत्म करो, जजेस देखना क्या करते हैं पकड़ के, ये ब्यूरोक्रेट्स क्या करते हैं पकड़ के आपके साथ, बुरे हालात कर देंगे। बस ये है कि पाकिस्तान में अगर आप गरीब हैं तो आपकी कोई हैसियत नहीं है, क्योंकि हमारे जो बड़े लोग हैं जो इकोनॉमी को चलाने वाले, पाकिस्तान को चलाने वाले हैं, वो ये भूल चुके होंगे कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हिसाब लेना। खैर ये अलग बातें हैं, लोग ज्यादा एथियस्ट हैं पाकिस्तान में, वो मानते नहीं है इन चीज़ों को, तो इस वजह से मैं उसमें जाऊंगा नहीं। अब मैंने काफी बड़ा वर्ड बोल दिया एथियस्ट का। खैर वापस आते हैं। तो अब जी सर, हो, आपने ये बहुत बड़ी बात की है कि बहुत ज्यादा एथियस्ट हो गए हैं सर। हाँ एथियस्ट का हलाल हराम की तमीज नहीं रही है, बस ठीक है जहाँ से आ रहा है आने दो। तो एथियस्ट का ये, एथियस्ट का मतलब होता है जो अल्लाह को नहीं मानते हैं, तो बस इसी वजह से ये। सर आई वांट टू मीट वकार ज़का, तो यार मिल लो जाके, मैंने रोका है। आप वैसे, मैंने किसी को नहीं कहा कि आप वकार ज़का को, वकार ज़का यार बॉस लेवल आदमी है यार, बिल्कुल मिल सकते हैं। यार ये क्या सवाल था? तो भाई मिलो, यहाँ पे तो बात और चल रही है। हाँ अच्छा, फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। कुछ सॉफ्टवेयर हैं, अगर आप बाय करना चाहते हो बाय कर लो उसको। फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी के ऊपर बनाए गए हैं पास डेटा को देखते हुए, और उसमें वाकई में वो जितने भी ये स्टार पामिस्ट्री के, इसका मुझे कोई ऐसा आइडिया तो नहीं है, सॉफ्टवेयर बने हुए हैं। सबसे पहले जो सॉफ्टवेयर बनाया था फॉरेक्स में बनाया गया था। इसका नेम मैं आपको बता दूंगा, मैं आपको लिंक भेज दूंगा, आप देख लीजिएगा। $5,000 का मिल जाएगा आपको ये सॉफ्टवेयर। तो तकरीबन उसकी 70 to 85% तक की एक्यूरेसी है। चले वापस आते हैं बिटकॉइन के अंदर। अभी के लिए अगर ये सपोर्ट टूट गया है, जो कि बड़ी खतरनाक चीज है, ये नहीं टूटना चाहिए था, टूटा यहाँ पे भी है, लेकिन आपने देखा यहाँ पे विक्स बनी हुई है, ये देख रहे हैं आप लोग, ये विक बनी हुई है। ये देखो ये वाला एरिया, ये जहाँ पे मैंने पुश किया है, ये जहाँ पे कर्सर है, ये वाला, ये विक बनी हुई है, ये टेस्ट हुआ है। लेकिन ये फुल बॉडी के साथ बड़ी खतरनाक चीज हो गई है। 100 वीकली ईएमए को फुल बॉडी के साथ ब्रेक कर दिया है। अगर तो वॉल्यूम आता है, अभी 12 घंटे हैं इस वीक की कैंडल को क्लोज होने में, अगर तो इसमें वॉल्यूम आ जाए और ये ऊपर की तरफ स्क्वीज कर जाए और नीचे से हैमर हो जाए तो फिर तो कमाल बात है। लेकिन ये नीचे से हैमर होती नजर नहीं आ रही है, तो पूरी की पूरी एक क्या कह सकते हैं उसको, फुल बॉडी कैंडल है। पता नहीं इसको क्या कहते हैं, बजूका कहते हैं, ऐसा कुछ नाम है इसका, बजूका ऐसा कुछ, मेरे माइंड से स्किप हो गया। खैर, और अगर ये कैंडल ऐसी ही क्लोज हो गई तो फिर अगली नेक्स्ट कैंडल भी रेड होगी, ये बात याद रखिएगा। अगर ये कैंडल इस जोन में क्लोज होती है, ये जो जोन मैंने मार्क करके भेजा हुआ है, तो नेक्स्ट कैंडल इसी जोन में स्टक रहेगी, 25,000 31,000 के एरिया में स्टक रहेगी अगला पूरा हफ्ता, अगर कोई अच्छी गुड न्यूज नहीं आती है। अब यहाँ पे आपको एक और साइकोलॉजिकल फैक्टर समझा दूं। इलॉन मस्क की एवरेज मांगे 31 से 32 हजार की। हो सकता है इलॉन मस्क एक ट्वीट मार दे। अगर वो ट्वीट करता है तो आज रात को ही हम मार्केट ग्रीन देखेंगे।
और अगर वो ट्वीट नहीं करता, और माइक्रो स्ट्रेटेजी ने एक और भी चीज की हुई है, उसने क्या किया हुआ है, उसने बिटकॉइन को लॉन्ग किया हुआ है, फ्यूचर्स में उसने लॉन्ग किया हुआ है। और एक बंदे ने ट्वीट किया था कि पता नहीं कि सच है कि झूठ है, उसका जो लिक्विडेशन एरिया है जहाँ पे वो लिक्विडेट हो जाएगा, वो तकरीबन $27,000 से $26,000 का एरिया, वहां पे बिटकॉइन लिक्विडेट हो जाएगा। और अगर वहां पे बिटकॉइन लिक्विडेट होता है तो क्या होगा आपको भी पता है। माइक्रो स्ट्रेटेजी ने कोई $1-2 हज़ार से तो अपनी पोजीशन ओपन नहीं की ना, कम से कम उसकी $2 से $4 मिलियन से पोजीशन ओपन हुई। तो भाई $4-5 मिलियन का इतनी बड़ी कंपनी अगर अपने आप को लिक्विडेट करवा दे, यार इलॉन भी वेल है, माइक्रो स्ट्रेटेजी वेल है, लूना लूना समथिंग, यार मुझे इनके नाम याद नहीं रहते हैं। ये वेल्स हैं, उसके बाद और बड़े हेज फंड्स हैं यार जिनका मुझे नाम नहीं आता, पढ़ता हूँ फिर भूल जाते हैं उनके नाम, ये सब वेल्स हैं। खैर बड़े लोकल ग्रुप भी बने हुए हैं, वेल हम लोग भी बन सकते हैं, लेकिन खैर हम लोग किसी और तरह के वेल बनेंगे। तो खैर बताने की बात, वापस आते हैं अपने इस पे, बताने की बात क्या है कि बस अगला हफ्ता बड़ा क्रिटिकल है। अगर ये बैंड टूट गया जो मैंने ये बना के दिया आप लोगों को, तो भाई साहब फिर ये टेस्ट हो जाएगा, टेस्टेबल हो जाएगा। 200 वीकली ईएमए जो आज तक कभी बिटकॉइन ने टेस्ट नहीं किया, फिर ये टेस्टेबल हो जाएगा। आप देख रहे हैं यहां से स्टार्ट हो रहा है ये ये जून 2021 से स्टार्ट हो रहा है, जिसको आज तक बिटकॉइन ने टेस्ट नहीं किया। तो फिर एक बात याद रखिएगा, फिर ये वाला एक जो कि तकरीबन लगभग 25,000 के करीब है, ये टेस्टेबल हो जाएगा। बस ये याद रखना, अगर ये बैंड टूटा तो यहाँ से कोई एंट्री नहीं देनी है, शॉर्ट मत करने बैठ जाना, क्योंकि हो सकता है बहुत ज्यादा लोगों ने इस ट्रेंड को देखते हुए शॉर्ट पोजीशंस को ओपन किया होगा, ये बात पल्ले बांध लो। बहुत ज्यादा लोगों ने इस ट्रेंड को देखते हुए शॉर्ट पोजीशन ली होगी, आपने शॉर्ट पोजीशन नहीं लेनी है, क्योंकि मेरा ख्याल है कल तक ये ऊपर की तरफ बूम करेगा, कल ये ऊपर की तरफ बूम करके ना 39,000 को हाथ लगा के फिर नीचे आएगा, क्योंकि उसने लिक्विडेट करना है शॉर्ट पोजीशन बने। अब जिसने $10 लगा के 100x के साथ शॉर्ट किया ना, ठीक है, उसके 10-15-20 डॉलर तो बन गए हैं, वो तो मोच कर रहा है, 5-10 डॉलर भी बन जाए तो बहुत है। अब उसने लिक्विडेट मारना है, सबसे पहले उसने लिक्विडेट करना है 50x वालों को, 20x वालों को, 10x वालों को। ये प्रायोरिटी रहेगी बाइनांस वालों की, जितनी एक्सचेंजेस FTX है, बाइनांस है, कूकॉइन है, इन सब की, बायबिट है, इन सब की ये स्ट्रेटेजी रहनी है कि इन्होंने लिक्विडेट करना है। तो लिहाजा आप लोग ऐसी कोई हरकत मत करें, फिलहाल कोई ट्रेड नहीं है। अब आपको मैं ट्रेडिंग पॉइंट बताने लगूं जिसमें ट्रेड करनी है। सबसे पहले डॉट, जो कि मैंने आपको पहले से ही ट्रेड दे दी थी, अगर इसमें प्रॉफिट आपने बुक किया तो ठीक है, अदरवाइज कोई बात नहीं है। आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए अभी से डिप बाय करें। जाओ का सीन क्या है सर, यार मुझे नहीं पता इसका। चैंग पैंग जाओ, सीजेड बाइनांस हो, चैंग पैंग जाओ सी उसका है ना, क्या कहते हैं, क्या यार, सीईओ है बाइनांस का। हाँ सीईओ है बाइनांस का। सीजी बनाना। हाँ चैंग पैंग जाओ उसका नाम है, ठीक है। इसका कोई सीन नहीं है भाई मेरे, ये दुनिया का रिचेस्ट आदमी है। अच्छा जी खैर वापस आते हैं, अभी मजे की बात क्या सर है। जी जी। सर 2 से या 3x है डॉट नहीं को। नहीं, ना 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 ना, आपने इसको लॉन्ग नहीं करना, इसको स्पॉट में लेना है। अभी लॉन्ग शॉर्ट की कोई मार्केट नहीं है मेरे भाई, अभी स्पॉट मार्केट है प्यारे भाई, अभी लॉन्ग शॉर्ट की कोई मार्केट नहीं है, अभी स्पॉट मार्केट है। आप लोग सारे बाइंग लगा के रखो $9 के ऊपर, $9 के ऊपर बाइंग लगा के रखें। देखिए डॉट की मैंने बाइंग लगाई है 9 के ऊपर, 8 के ऊपर, 7 के ऊपर, मैं झूठ नहीं बोलूंगा आप लोगों से, वैसे ही मैं झूठ नहीं बोलता, आपको पता ही है मेरा जो लॉस होता है मैं बता देता हूँ, आपको दिखा भी देता हूँ स्क्रीनशॉट। सर मैं इसको स्कैल्प कर रहा हूँ, बट एट द एंड 13.9 पे स्टक हो गया, वॉल्यूम नहीं आ रहा ना, मैंने आपको वॉल्यूम देखना सिखाया तो हुआ है। आप कॉइन मार्केट कैप पे देख लो, वॉल्यूम आ रहा है तो स्कैल्प करो, नहीं आ रहा तो रुक जाओ। एवरेज बाइंग प्राइस $20, $20 अगर प्रॉफिट में है तो होल्ड कर लो यार, अगर बुक करना है तो कर लो, तो सामा इसको बुक करना है तो कर लो आप, ठीक है। मैं इसको क्यूमुलेट कर रहा हूँ, मैंने 3 बाइंग लगा के रखी हुई है 987 की, ठीक है, उससे नीचे भी जाता है तो मैं इसको बाय करूंगा, क्योंकि ये मेरा लॉन्ग टर्म कॉइन है, ये मेरा बुढ़ापे का सहारा है, अगर मैं तब तक जिंदा रहा तो। इसको मैं सेल नहीं करता डॉट को, जिस तरह मैं एडीए को सेल नहीं करता, तो डॉट को जरूर लीजिएगा। उसके बाद एक और कॉइन है मेटिक, मेटिक का भी मैंने आपको एंट्री दे दी है,
मैटिक को भी जरूर आप लोगों ने वहां से क्यूमुलेट करना है। जो मैंने एंट्री दी है आपको, मैंने काफी नीचे की एंट्री दी है, अगर आपको याद हो तो। वो भी मैंने प्रीमियम चैनल में शेयर कर दी हुई है, आप वहां से देखिएगा। मैटिक को भी थोड़े थोड़े डॉलर लगा लो, ये आपकी डिप बाइंग बनेगी इंशाल्लाह। और मैंने आपको एक चीज समझाई है कि जो इतनी बड़ी कंपनीज हैं वो कभी अपने आप को लिक्विडेट नहीं होने देंगी, ये बात याद रखिएगा। कुछ ना कुछ एक दो दिन में होएगा, आज हो कल हो, कुछ ना कुछ होगा जरूर। वेट, अच्छा वेट की ना अपग्रेडेशन आ रही है जून में। यार वेट में मैं पिछले 3 महीने से बहुत बुरा हाल कर दिया वेट में मेरा फ्यूचर्स में। खैर, तो वेट की जो मैंने एंट्री आपसे शेयर की है ना, 2 एंट्रियां लगा के रख लो अपने पास 2x के साथ, उससे ज्यादा नहीं करना जो मैंने दिया है। कोई नई ट्रेड नहीं है, अगर तो जो बाइंग जोन दी है उस बाइंग जोन पे आपको मिलती है तो वेल एंड गुड है, अदरवाइज लीव दैम। कोई जरूरत नहीं है सुशी, अदरवाइज कोई जरूरत नहीं है काम करने की। देखो सुशी को ये भी मैं, जितने हो गया सुशी सर। हाँ सुशी को भी मैं क्यूमुलेट तो कर रहा इसमें हूँ ये। बहुत बाइंग की थी मैंने। मैंने भी की हुई है इसमें बाइंग, मैंने और भी बाइंग लगाई हुई है, जितने मेरे पास डॉलर बच गए थे मेरी जमा पूंजी मैंने लगाई हुई है सुशी में भी। सर अच्छा डी सुशी, DYDX अच्छा चला है। हाँ वो अच्छा चल रहा है, ठीक है। उसका मैंने जो चार्ट शेयर किया वो चार्ट के अकॉर्डिंग ठीक चला था। अब का मैंने नहीं देखा उसको, क्योंकि मैंने नए चार्ट बनाने थे, आज या कल बैठ के नए चार्ट बनाऊंगा। तो सुशी का यहाँ तक जाने का चांस है 1.20 तक, ये माइंड में रखिएगा। 1.20 तक सुशी एक विक बनाएगा। अगर बिटकॉइन डंप मारता है ना, बिटकॉइन 32 को टच करता है तो 1.20 तक सुशी ने जाना है। वहां से इसको जरूर टेकअप कीजिएगा। 1.20 ये लिख के रख लीजिएगा। डी, अच्छा एक और है, और कोई कॉइन बताइए अगर आपने किसी का एनालिसिस करवाना हो तो। सर मेरे हिसाब से तो ये बाइंग अपॉर्चुनिटी आखिरकार मार्केट में जाना तो ऊपर ही है। जाना ऊपर ही है इसमें यही इंडीड। है कि पेशेंस रखें। हाँ अच्छा, इतना भी सर वैसे नीचे नहीं जा सकती कि 25 पे 20 पे चली जाए और सब खत्म ही कर दे। नहीं ऐसे नहीं होगा ना, इतने बड़े लोग इसमें इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, ऑल को कर लेते हैं, तो वो तो सर कभी पेशेंस भी नहीं रखनी चाहिए जाएगा। इंसान बिल्कुल। को, मेरे हिसाब से तो। यार देखो मैंने स्पॉट तो में। इस बार लॉस बुक किया था, पेशेंस के साथ ही बुक किया। अच्छा ये ऑल्गो का मैंने एक सर बाइंग आप जोन, तो फ्यूचर में है ना। हाँ फ्यूचर में, उसमें नहीं। ऑल्गो का यार आपने ना यहाँ पे सर मैं बाइंग अच्छा जोन, किया उस। जहाँ आपने अच्छा किया था, नसीब की बात होती है ना, बहुत अच्छा किया था आपने उसमें, SXP में, नहीं SFP। जी 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 बिल्कुल सर। यार देखो मेरे लिए सबसे अच्छा जो ऑल्गो का बाइंग जोन है ना, इस पे लगा के रख लो 50 सेंट्स के ऊपर। जैसे मुझसे ऑल्गो का पूछा ना, मैंने इसका चार्ट शेयर भी किया हुआ है आपसे, यहाँ पे लगा के रख लो, इसे विक बना देनी है, यहाँ से ऑर्डर टेकअप हो जाएगा। 50 सेंट्स के ऊपर बना के रखने, ऑर्डर टेकअप हो जाएगा। यार इथेरियम की सर और प्रोडिक्शन, SXP और FTM। FTM और सर SXP। SXP, यार SXP में मैंने ना बड़े पैसे भी बनाए और अभी मैं बड़े सवेयर लॉस में हूँ, ये मेरी सारी उम्मीदों से नीचे चला गया। अच्छा देखिएगा, SXP का जो अच्छा बाइंग जोन बनेगा ना वो 75 सेंट है। आप लोग एक काम करो यार, ये विक बनाएगा 60 सेंट, नहीं 60 नहीं, तो यार इसमें विक जरूर बनानी है। जब वो ऊपर से डंप होगा ना BTC, तो ये भी विक बनाएगा। वीकली में इसका कुछ भी नहीं आना यार, वीकली में इसका डेटा गिवन नहीं है। इस चार्ट्स के अकॉर्डिंग ना यार ये यहाँ तक तो जरूर आ सकता है। 70 सेंट के ऊपर बाय कीजिएगा, लिख लें बेशक अपने पास, SXP को 70 सेंट के ऊपर बाय करना है आपने। फिर उसके बाद FTM है, FTM का भी बता देता हूँ आपको। और ये जो आज की मैंने रिकॉर्डिंग किया, मैं यूट्यूब पे देख उसका लिंक शेयर कर लेता हूँ, जो लेट ज्वाइन किया वहां से देख सकते हैं इसका। अच्छा यार FTM 57 सेंट, बल्कि ज्यादा बेहतर ना, ये 54 सेंट का। यार बहुत अच्छा खतीब सुशी लॉन्ग टर्म के लिए, मैं इसको क्यूमुलेट करता हूँ सुशी को ना, बड़ी अरसे से कर भी रहा हूँ, बेच भी देता हूँ जब अच्छा होता है, लेकिन सुशी बहुत अच्छा है फॉर द फ्यूचर पॉइंट ऑफ व्यू। अच्छा यार ये दो एरियाज आ रहे हैं मेरे सामने, 34 सेंट का और 54 सेंट, दो एरियाज है, 34 सेंट और 54 सेंट। यार ठहर इसको वन डे के टाइम फ्रेम में करके देखते हैं।
तो इस पे मुझे फिब लगाने का कोई फायदा नहीं है सच फिलहाल। 1 मिनट सिर्फ मैं इसमें कोई चीज को देख लूं, बल्कि इसका तो फायदा नहीं है। अच्छा जी, क्या दिखा रहा है? और वो ERSDL भी था सर उधर क्यू कॉइन में। ठीक है, उसको तो लेके रख लें, वो तो लॉन्ग टर्म है ना। कूकॉइन देखिएगा, जब बुल रन आता है बीटीसी स्टेबल होगा 50,000 के ऊपर, फिर कूकॉइन बूम बूम करेगा आप लोगों को। जी सही है यार, 54 सेंट के ऊपर रखो, 54 सेंट के ऊपर रखो जरूर। बाइंग यहाँ से सपोर्ट मिलेगी। ये जो मैंने इंडिकेटर है मैं आप लोगों से भी शेयर कर लूंगा, बड़े कमाल का इंडिकेटर है ये। जब भी इसके ये एज को टच करता है ना कोई भी चीज, तो वहां से रिट्रेस भी होती है और वहां से पंप भी होती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं इसके अकॉर्डिंग ट्रेड बनाता हूँ, मैं हमेशा सपोर्ट और रेजिस्टेंस के अकॉर्डिंग ट्रेड बनाता हूँ। तो ये हमें बता रहा है 54 का एरिया वैलिड है। 54 सेंट्स और 34 सेंट मैंने सपोर्ट से बनाया, इसके अकॉर्डिंग नहीं है। इसके अकॉर्डिंग 34 सेंट बन सकता है भाई, बन सकता है। ये वाला एरिया है सपोर्ट के लिए, बन सकता है। आप 54 सेंट और 34 सेंट को माइंड में रखो एक्यूमुलेट करने के लिए एफडीएम को। इथेरियम की अगर बात करें, इथेरियम यार जब चार्ट में आपसे बना के शेयर करता हूँ ना, उसको अपने पास रखा करें आप लोग, आप फिर उसके अकॉर्डिंग ट्रेड किया करें। अब ये जोन था, इस जोन से थोड़ा सा प्रॉफिट मिला क्योंकि मार्केट स्टेबल नहीं थी, ये टीपी हिट नहीं हुए ये वाले। लेकिन जो पुरानी ट्रेड्स हैं वो बड़े कमाल की गई हैं। पुरानी ट्रेड में हर टीपी जो इसका था, इथेरियम का था, बिटकॉइन का था, वो सारे हिट भी हुए हैं, लॉन्ग की ट्रेड भी और शॉर्ट की ट्रेड भी। अभी अगर आपने ट्रेड करनी है ना, तो अभी के लिए जो अच्छा जोन बनेगा वो ये जोन है 2400। लेकिन फिर वही बात है ना कि ये फौरन बूम नहीं कर रहा, ये बात याद रखिएगा। ये स्टक हो सकता है 2400 के ऊपर। वेट अ तो सेकंड सर इस पे लेवरेज क्या ले सर इथेरियम पे, अगर यहाँ पे यार देखो, अगर आपने इथेरियम पे लेवरेज लेनी है, स्कैल्प करना है, तो 2400 पे 50x की लेवरेज ले लो, 10 20 $40 लगा के, और फौरन बाहर निकल आओ। मैं आपको ना मार्क कर देता हूँ एरिया, मैं आपको एरिया मार्क कर देता हूँ, उस पे लगा के फौरन निकल आओ। वहां से ये जरूर बूम करेगा, वहां पे जाएगा, मार्केट गिरेगी और जरूर वहां से बाउंस बैक करेगी। ये एरिया है। और ठहर जाओ, मैं इसके दोनों एरियाज को मार्क कर देता हूँ। ये मैंने मार्क कर दिया। अब इस चैनल के दरमियान आपने अपनी बाइंग लगानी है, इस चैनल से ये बाउंस बैक करेगा। ये जो मैंने बनाया है, ये दो बाइंग्स हैं, 2299 2371, यहाँ से ये बाउंस बैक करेगा। और इसकी पास हिस्ट्री है, यहाँ पे अच्छा खासा बाइंग ऑर्डर लगा होगा भाई, लोगों ने नहीं छोड़ना इस एरिया को। देखिए ये स्कैल्प है सर, डॉट का लॉन्ग टर्म 2 ईयर तक क्या टारगेट हो सकता है यार। देखो मैंने जो डॉट को रखा हुआ है ना, मैंने इसको अपने माइंड में $75 के ऊपर रखा हुआ है। मैंने आज से 1 साल पहले नहीं, तकरीबन 6 महीने या 4 महीने पहले एक लेक्चर में दे रहा था एक इंस्टीट्यूट में, वहां पे भी मैंने कहा था कि मैं इसको $75 पे ही सेल करूंगा। तब डॉट $56 पे था या $54 पे था लगभग, मुझे याद है। मैं गलत भी हो सकता हूँ, तो तब भी मैंने सेल नहीं किया था, क्योंकि मेरा माइंड में यही था कि मैंने इसको 75 पे सेल करना है या स्टेक कर दूंगा मैं इसको। तो बस यही है, मैं इस तरह इसके साथ ट्रेड कर रहा हूँ। तो अभी के लिए ये एरियाज हैं, मैं इसको चैनल में भेज सर देता हूँ। जी जी सर सर, ये इथेरियम को अगर लॉन्ग टर्म के लिए लॉन्ग करना है तो 5x की लेवरेज। नहीं 5x की नहीं यार, 2x लॉन्ग टर्म के लिए भाई, 2x है, 5x नहीं उड़ा देता यार। मेरे 2x वाले सर सुबह मैंने ट्रेड बंद किए हैं यार। लाइट कॉइन में मैं था और उसके बाद ओशन में था, 2x की लेवरेज का सुबह मैंने बंद किए लॉस। एक में 70% का लॉस था, एक में 92% का लॉस था। तो वॉल्यूम मार्केट में था नहीं तो मैंने क्लोज कर दिया, मैंने चलो जो पैसे बचते हैं बचो। आज के लिए बस इतना ही है। उसके बाद इंशाल्लाह कोई नेक्स्ट आती है तो मैं जूम सेशन 2-4 दिन में दोबारा रख लूंगा। ये वाला जो चार्ट है ये मैं शेयर कर देता हूँ आप लोगों के साथ जूम सेशन के बाद। आप इस चार्ट के अकॉर्डिंग जरूर ट्रेड कर सकते हैं। 3 इसमें जोन बने हुए, ये जो येलो लाइंस हैं, इन जोन में रह के आप स्कैल्प ट्रेड कर सकते हैं फौरन। तो थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं अगले जूम सेशन में। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप